लास्ट लेक्चर पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको पढ़ाई थी, तो उसी में जनरली हम लोग देखें तो फंडामेंटल क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। बेटा फंडामेंटल क्वेश्चंस हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे, बट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बची हुई थी अभी भी। तो हम लोग कुछ पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करना हम लोगों ने शुरू किया था। तो सबसे पहले तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के पीवाईक्यूज हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग कोई दूसरी हेडिंग पढ़ेंगे। चलिए, इस वाले प्रॉब्लम को सभी को सॉल्व करना है बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। बात है नहीं बेटा? जैसे बात करें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, कंडीशनल तो इन केस ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जैसे आपसे कहा जाए भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करिए इफ बी इज गिवन, मींस ए की प्रोबेबिलिटी बी दे रखा है या बी पहले से ही अकर कर रखा है। तो ए की प्रोबेबिलिटी जब बी गिवन है तो हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, मींस जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी और जो गिवन है उनका कॉमन ऊपर लिखते हैं, अपॉन में जो गिवन है वो नीचे लिखते हैं। अब जो ये एन वाला फॉर्मूला है, ये एन वाला फॉर्मूला कब इनवैलिड हो जाता है? लास्ट लेक्चर पे बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चंस कराए थे हमने। ये फॉर्मूला कब इनवैलिड हो जाएगा? जब जो इवेंट्स, जो आउटकम्स है वो इक्वली लाइकली ना हो, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना। ये इक्वली लाइकली है तभी ये फॉर्मूला वैलिड होगा। और एक ये फॉर्मूला है P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला चाहे इवेंट्स इक्वली लाइकली हो, चाहे वो जो सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं इक्वली लाइकली हो या इक्वली लाइकली ना हो, दोनों के केस में P वाला फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो हम लोगों ने इन दोनों पर बेस्ड प्रॉब्लम्स किए थे। ये ऑलवेज अप्लीकेबल है, ये केवल तभी अप्लीकेबल है जब सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे इक्वली लाइकली अकर कर रहे हो। उन्हीं पर बेस्ड ये पीवाईक्यू प्रॉब्लम है, जेईई मेंस का आया हुआ प्रॉब्लम है। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस प्रॉब्लम को नोट कर लें आराम से। जेईई मेंस में देखें तो 5 हेडिंग पर ही बेस्ड प्रॉब्लम्स आए। कंडीशनल, इंडिपेंडेंट, बेस थ्योरम, बर्नौली ट्रायल्स एंड फंडामेंटल काउंटिंग। जो फंडामेंटल होता है उस पर बेस्ड। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। चले, तो अब इसी केस में हम इसको सॉल्व करके हम लोग देखते हैं कि किस हिसाब से सॉल्व होगा। चले, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व होगा देखिएगा। इसमें लिखा 2 इंटीजर्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम। कितने इंटीजर्स को सेलेक्ट किया गया है? 2 इंटीजर्स को सेलेक्ट किया गया है फ्रॉम द सेट। किस सेट से? 1, 2 अप टू 11,
मींस 1 2 3 से लेकर के 11 तक जितने भी ये 11 नंबर्स हैं, इनमें से कितने नंबर्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं? 2 नंबर्स को आप सेलेक्ट कर रहे हैं। तो सैंपल स्पेस की यदि हम बात करें, नॉर्मली यदि सैंपल स्पेस का डिस्कशन किया जाए तो एनसीआर का तो मतलब समझते होंगे, सी का मतलब होता है तभी अप्लाई करते हैं जब सिलेक्शन करना होता है, तो यहां पर एनसीआर का मतलब होता है सिलेक्शन करना। अब कितने में से कितने का सिलेक्शन करना? एन में से कितने? आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करना। लेकिन यह तभी अप्लाई होता है जब ऑब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। तो एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट का यह सिलेक्शन करना होता है, तो हम कहते हैं भाई एनसीआर वेज से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यदि अपने पास टोटल 11 नंबर से 11 नंबर से उनमें से 2 नंबर सेलेक्ट कर लिए जाए, तो 2 नंबर सेलेक्ट किए जाए 11 में से, तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा? 11C2। भाई इतनी पॉसिबिलिटीज होंगी, 11C2 ये होगा। लेकिन हमें सैंपल स्पेस की तो यहां जरूरत नहीं है, हम लोग तो नंबर ऑफ एलिमेंट से भी इसमें कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जैसे आपसे कहा जाए 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उसमें से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करिए, तो 11C2 वेज से आप इतने सिलेक्शन कर सकते हैं, इतने नंबर ऑफ एलिमेंट सैंपल स्पेस में होंगे। चलिए आगे देखते हैं। इसमें इन्होंने दे रखा गिवन दैट, तो ये जो गिवन वाली चीज होती थी उसको हम बी इवेंट मानते थे, आपको कुछ याद होगा। तो क्या गिवन है? गिवन दैट सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर्स, सम ऑफ सेलेक्टेड नंबर्स, वो जो 2 नंबर्स हैं उनका जो सम है वो कैसा है? इवन है। तो सम कैसा है? सम इवन है। और कितने नंबर सेलेक्ट किए गए हैं? 2 नंबर सेलेक्ट किए गए। यार जो गिवन होता है उसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने ही पड़ते भाई। जैसे हम फॉर्मूला देखें ए बाई बी का, तो B इज गिवन, B गिवन होता है तो हमें NB तो निकालना ही पड़ता है। तो यदि हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B सेट देखें, जो B इवेंट है उसको फेवर करने वाले कितने एलिमेंट्स होंगे, इसको देखने की कोशिश करें, तो यार सम क्या होना चाहिए? इवन। वो जो 2 नंबर उन 11 में से सेलेक्ट किए गए हैं, वो 2 नंबर्स का सम इवन हो। यार इसमें 2 केसेस बन सकते हैं। इवन सब कब बनता है? जब दोनों नंबर्स या तो इवन लिए गए, इवन प्लस इवन इवन देगा, या तो दोनों नंबर्स कैसे हो? ऑड। तो इसमें 2 केसेस बनेंगे, या तो हमने इवन इवन का सिलेक्शन किया होगा, दोनों नंबर्स कैसे होंगे? इवन, या फिर हमने ऑड नंबर और ऑड नंबर का सिलेक्शन किया होगा। यदि इवन प्लस इवन करेंगे तो हमें इवन मिलेगा, ऑड प्लस ऑड करेंगे तब भी ऑड मिलेगा। मतलब 2 नंबर्स या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो, तभी सम हमें क्या मिलेगा? इवन। तो हम देखें इसमें 2 केसेस हैं, तो केसेस को हमेशा जोड़ देते हैं। अच्छा, अब इवन नंबर्स यदि मुझे सेलेक्ट करने हैं, तो इवन नंबर्स में से ये तो सेलेक्ट होंगे। जैसे अपने पास टोटल कितने नंबर्स हैं? ये जो 11 नंबर्स हैं, इसमें से कितने इवन है? कितने इवन है? 5 इवन नंबर्स हैं। और ऑड नंबर्स कितने? 6 ऑड नंबर्स हैं। तो हम लोग देखें, हमें 2 इवन नंबर सेलेक्ट करने, तो ये 5 ही अपने पास इवन है, उन्हीं में से तो 2 सिलेक्शन करने होंगे। यदि इन 5 इवन में से कोई भी 2 इवन आ जाए, तो 2 इवन आए मतलब उनका सम कैसा होगा? इवन। या फिर और का मतलब होता है सम करना, हमेशा याद रखना। और का मतलब जब केसेस बनते तो हम लोग सम करते हैं। या फिर ये जो ऑड नंबर्स ना 6, जैसे 1 3 5 7 9 11, इनमें से कोई 2 आ जाए तब भी सम इवन बनेगा। भाई दोनों नंबर्स ऑड है तो ऑड प्लस ऑड कैसा बन जाएगा? इवन। तो ये जो 6 ऑड नंबर्स, इनमें से भी कोई 2 सिलेक्शन कर लिए जाए तब भी सम कैसा आएगा? इवन। मींस नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट को, बी इवन को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट हैं? 5 से 2। इवन में से 2 ले लिए जाए, या फिर ऑड में से कोई 2 आ गए हो, या तो दोनों इवन हो या तो दोनों ऑड हो, इसमें भी सम इवन बनेगा, इसमें भी सम इवन बनेगा। इसके अलावा और कोई केस हो ही नहीं सकता कि इवन सम बने। आपने यदि एक नंबर इवन एक नंबर ऑड ले लिया तो जुड़ करके कभी इवन नहीं मिलेगा। तो बी की वैल्यू तो हमें मिल गई कि भाई एनबी कितना है। लेकिन मुझे यदि ए बाई बी निकालना, अब तो निकालना क्या है? इन्होंने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी, मतलब ऐसा कुछ निकालना है।
जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसको क्या मानते हैं? ए। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोथ नंबर्स आर इवन, इसकी क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों नंबर्स क्या हैं? इवन। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसमें बोला गया बोथ नंबर्स क्या होने चाहिए? इवन होने चाहिए। अब यार मुझे यदि इस वाले फॉर्मूला को देखें, इस वाले फॉर्मूला को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, तो इसमें यह बोला गया कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी? ए की, मतलब बोथ नंबर्स आर गिवन, बोथ नंबर्स आर इवन, गिवन दैट बी गिवन है। बी गिवन क्या? उन दोनों नंबर्स का सम क्या हो? इवन। ऐसे तो पूछा गया भाई इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दोनों इवन हो, और फिर दे रखा कि उन दोनों नंबर्स का सम कैसा हो? इवन। तो हम इसमें फॉर्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन इवेंट। यार ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है? ए और बी का कॉमन, दोनों इवन भी हो और दोनों का सम भी इवन हो। तो दोनों इवन हो, दोनों का सम भी इवन हो, ये तो ये वाला केस दिख रहा है। तो इसका मतलब दोनों नंबर भी इवन हो, सम भी इवन हो, मतलब इसमें से आएंगे दोनों नंबर्स, यही तो कॉमन होगा। तो हम देखें इसमें इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होगा ए को भी फॉलो करे, दोनों नंबर भी इवन हो, बी को भी फॉलो करे, उनका सम भी इवन हो, तो इन्हीं में से आएगा। तो इन 5 में से कोई भी 2 नंबर्स ले ली, वो दोनों नंबर्स क्या इवन आएंगे? इसको भी फॉलो करे, और क्या सम भी इवन आएगा? इसको भी फॉलो कर रहा है, ये कॉमन हो गया। इसका मतलब कॉमन कितना बना? 5C2। और NB में कितने हैं? NB में कितना है? 5C2 प्लस 6C2। यदि इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा NCR इक्वल टू N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला तो आता होगा यार, अरे बोलो भाई। तो इसको टोटल कैलकुलेट करें, कितना रिजल्ट आ रहा है? 2/5। तो इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे 2/5 आएगा, और ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका इसका सॉल्यूशन है, नोट कर लें इसको। मींस जनरली यही होता है, जो गिवन होता है उसमें एलिमेंट निकाल लीजिए, और जो कॉमन होता है उसमें निकाल लीजिए। कंडीशनल में यही जरूरत, ए में निकालने की जरूरत नहीं है। ए को फेवर करने वाले कितने एलिमेंट, ये नहीं निकालना है हमें। ए बाई बी पूछा गया, मतलब ए और बी के कॉमन, और बी में कितने। बातें नहीं बेटा आपस में। चलिए इसी पर बेस्ड हम लोग एक सेकेंड प्रॉब्लम लेंगे। तो आज जो भी पीवाईक्यूज हैं, कुछ मेंस के हैं, कुछ एडवांस के हैं, सारे के सारे पीवाईक्यूज ही हैं। और क्योंकि मेरा मेन टारगेट यार 5 हेडिंग पे ही, लास्ट के ईयर में कोई भी क्वेश्चन देखो, कंडीशनल, मैं बार बार बता रहा हूं, इंडिपेंडेंट, बेस, बर्नौली ट्रायल्स और बेसिक फंडामेंटल जो डेफिनेशन होती, क्लासिकल डेफिनेशन, कितने एलिमेंट फेवर कर रहे हैं अपॉन टोटल, इन 5 के अलावा कोई प्रॉब्लम ही नहीं पूछा गया। तो और उनमें से भी 90 से 95% चांस बेस, इंडिपेंडेंट, बर्नौली ट्रायल्स और कंडीशनल, ये 90% इनका चांस है। 10% फंडामेंटल क्लासिकल डेफिनेशन का। नोट हो गया? आगे बढ़े। चलिए इसी का सेकंड प्रॉब्लम लेते हैं। इस प्रॉब्लम को आपको नोट करना, पहले तो आपस में बातें नहीं, थोड़ा पुराना है लेकिन क्वेश्चन है ना, सॉल्व करना है। 2007 में आप लोग पैदा हुए थे कि नहीं हुए थे पता नहीं है, तब का थोड़ा बहुत है। वाइफ्स नहीं है, वाइफ, WI, अच्छा वो सिंगुलर की जगह, अच्छा ये वर्ड सही होता है, वाइफ्स नहीं कहते हैं। अच्छा किसी एक की वाइफ्स होती नहीं है,
वो अलग अलग, अच्छा ओके, ये ऐसा कुछ हो सकता है लॉजिकली देखा जाए तो, ठीक है। जैसे किसी एक की हो तो वाइफ्स, अलग अलग की होंगी तो वाइफ्स। अरे एक की एक होगी तो वाइफ, एक की ज्यादा होंगी तो वाइफ्स, और अलग अलग की होंगी तो तब भी यही होता है, एक की ज्यादा। अबे हम निकालेंगे, तुम चुप बैठो, हम बता रहे हैं, तुम ना ज्ञान लो हमसे, है ना। खुश हो जाता है कुछ बताने लगो, कहता है ये तो अपनी बातें चालू हो गई हैं अब। ये सही है, स्पेलिंग सही है ना। अब थोड़ा सा मुझे इंग्लिश इतनी नहीं आती है, वाइव्स। चलो ये वर्ड तो अब मैं बोलूंगा, लेकिन वो तो समझ जाएगी। उसकी इंग्लिश अच्छी है। आपस में बातें नहीं बेटा। नोट हो गया सभी का? अरे नोट हो गया कि नहीं? तो अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं। बेटा प्लीज बहुत ध्यान से देखना, क्या लिखा है? 1 इंडियन, एक इंडियन है और 4 अमेरिकन, 4 अमेरिकन है। कितने हो गए? एक इंडियन 4 अमेरिकन मतलब 5। एंड देयर वाइफ्स, वाइफ उनकी वाइफ की बात कर रहे हैं, मतलब 5 लोग, 5 का जोड़ा 10, ये तो होगा। जोड़े के साथ हो गए ना, 10 हो गए, 10 लोग हो गए जोड़े के साथ। फिर आगे लिखा है सीटेड रैंडमली अराउंड अ सर्कुलर टेबल। यह लफड़ा है, रैंडमली कैसे भी बैठ सकते हैं, मतलब टोटल कितने लोग हैं? 10 लोग कैसे भी बैठ सकते हैं। लेकिन यहां एक बात थोड़ी सी आपको दिक्कत दे रही होगी, कौन सी? बिठाना है तो किसके अराउंड? सर्कुलर। तो मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ाता हूं पहले, इसका सुनिएगा। जैसे कि माना कि 3 लोग हैं। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, ए, बी और सी। क्या ये 3 के तीनों डिफरेंट लोग हैं? तीनों के तीनों कैसे? डिफरेंट। इनको हम 2 तरीके से बिठा सकते हैं। कितनी तरीके से? 2। या तो हम इनको बिठाने के लिए लीनियर अरेंजमेंट करेंगे। कैसा? लीनियर। या तो इनका लीनियर अरेंजमेंट होगा या फिर इनका कैसा? सर्कुलर अरेंजमेंट होगा। हम 2 तरीके से जनरली हम लोग अरेंजमेंट लेते हैं। तो या तो कुछ ऑब्जेक्ट को हम एक स्ट्रेट लाइन में बिठा रहे होंगे, एक रो में बिठा रहे होंगे, या तो हम राउंड टेबल के अराउंड बिठा रहे होंगे, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट कर रहे होंगे। 2 ही तरीके के अरेंजमेंट होते हैं। तो जैसे कि हम लीनियर अरेंजमेंट में देखें तो अपने पास माना 3 चेयर्स हैं, 3 लोगों के लिए 3 चेयर ही हम लोग लेते हैं। माना 3 जगह ऐसा हमारे पास प्रॉब्लम कि चेयर्स कितनी है? 3। और कितने लोगों को बिठाना है? 3 लोगों को बिठाना है। हम इसको फिल करने चलते हैं, इसको फिल करने चलते हैं। तो इसको कितनी वेज से फिल कर सकते हैं?
ए बी सी में से कोई भी बैठ सकता है। मतलब इसको कितनी तरीके से फिल कर सकते हैं, इस प्लेस को 3 तरीके से। अब इन तीनों में से कोई एक कोई बैठ गया, बचे कितने? अच्छा, इस प्लेस को फिल करना कितने वेज से? 2 वेज। उन दोनों में से कोई भी बैठ सकता। अब बचा कितने? एक, और एक ही प्लेस। तो इस प्लेस को कितनी वेज से फिल कर सकते हैं? इवेंट कंप्लीट, और जैसे कंप्लीट स्टॉप। लेकिन जब तक इवेंट कंप्लीट नहीं हो रही थी तब तक मल्टीप्लाई। तो ये जो लिखा है 3 इंटू 2 इंटू 1, एक्चुअल में लिखा है 3 फैक्टोरियल। क्या लिखा है? 3 फैक्टोरियल। अब इसी बात को यदि हम जनरलाइज करें, हमने कहा n ऑब्जेक्ट होते, कितने ऑब्जेक्ट होते? n ऑब्जेक्ट का लीनियर अरेंजमेंट करना है तो क्या लिखोगे? n फैक्टोरियल। यदि n ऑब्जेक्ट को हम लीनियरली अरेंज करने वाले हैं तो कितनी वेज से अरेंज कर सकते हैं? अरे n लोगों को लीनियरली कितनी वेज से? n फैक्टोरियल वेज से। लेकिन याद रहे वो लोग कैसे हो? डिफरेंट, क्योंकि कभी कभी ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल भी आ जाते हैं, वो केसेस अलग होते हैं। तो एक तो ये हो गया कि n ऑब्जेक्ट डिफरेंट है, उनका लीनियर अरेंजमेंट n फैक्टोरियल वेज से होता है। वहीं सर्कुलर में देखें, यदि इन्हीं 3 लोगों को मुझे एक सर्कल के अराउंड बिठाना है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, इसमें क्या होता है? लीनियर अरेंजमेंट में पोजीशंस फिक्स होती हैं। ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी। लीनियर अरेंजमेंट में दिखता है कि यार ये पहली है इधर से पोजीशन, ये दूसरी है और ये तीसरी। लेकिन सर्कुलर पोजीशन, सर्कुलर अरेंजमेंट में माना कि हमने ये 3 चेयर्स ली, लेकिन इसमें हमें पोजीशंस पता ही नहीं होती कि शुरुआत कहां से, पहली चेयर कहां से। जैसे यहां दिख रहा है, ये फर्स्ट चेयर को 3 वेज से फिल कर सकते हैं, सेकंड चेयर को 2 वेज से, थर्ड चेयर को 1 वे से। ऐसा दिख रहा है, पोजीशंस दिख रहे हैं, लेकिन इसमें पोजीशंस दिखती नहीं है। तो हम लोग करते क्या है, जितने भी लोग होते हैं उनमें से एक की कुर्बानी दे देते हैं, और जैसे इन 3 में से किसी एक को बिठाया यहां पर, हमने ये एक प्लेस फिल कर दिया, ये कुर्बान हो गया। अब जैसे ही ये प्लेस फिल हो गया तो हमें दिख रहा है इसके इधर से ये पहली पोजीशन, ये दूसरी, या इसके इधर से ये पहली, ये दूसरी। पोजीशंस क्या हो गई? फिक्स हो गई। तो सर्कुलर परमुटेशन करते समय, मतलब सर्कुलर अरेंजमेंट करते समय जितने लोग होते हैं उनमें से किसी एक की क्या देनी होती है? कुर्बानी, जिससे पोजीशंस क्या हो जाए? फिक्स। अब बचे कितने लोग? चेयर्स कितनी बनी? सुनिएगा, एक पोजीशन पे जैसे ही कुर्बानी देते हैं उसके बाद सर्कुलर नहीं बनता है, क्या हो जाता है? लीनियर। कितनी चेयर, कितने लोग, कितनी तरीके से? 2 फैक्टोरियल से। इसको फिल करने के 2 तरीके, इसको फिल करने के 1। इसी चीज को जनरलाइज करें, माना n लोग थे तो एक तो कुर्बानी में चला गया, बचे कितने? n-1, और उनका क्या कर दें? लीनियर अरेंजमेंट। तो टोटल अरेंजमेंट कितने हो गए? n-1 फैक्टोरियल। तो पहले तो ये 2 स्टेटमेंट लिखेगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ, पहला स्टेटमेंट, टोटल नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट, ऐसे लिखेगा, टोटल नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स इक्वल टू क्या लिखोगे? n लोगों का लीनियरली अरेंजमेंट कितनी तरीके से? n फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल। ऑब्जेक्ट कैसे लिखवाए हैं? डिफरेंट, उनमें कोई 2 एक जैसे नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट लिखेगा टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ n different objects इक्वल टू क्या लिखना चाहिए? n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल, बट उसके ब्रैकेट में लिख दीजिएगा एक, उसके n-1 के फैक्टोरियल के ब्रैकेट में लिखिएगा
एंटी क्लॉकवाइज लिखे, एंटी क्लॉकवाइज डज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज। मेरा कहने का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम ना हो तो ये आंसर होता है। तो अब ये ज्यादा कुछ नहीं समझना कि ये सर ने क्या लिखवा दिया, बस ये लिख लेना है, पता चला कहीं के लिए स्टेटमेंट गलत ना हो। जब आप थोड़ा सा ये मैं पढ़ा दूंगा सर्कुलर अरेंजमेंट तो ये स्टेटमेंट अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी इतने से काम चल रहा है। एन लोगों का सर्कुलर अरेंजमेंट कितनी तरीके से करते हैं, n-1 फैक्टोरियल। सुनिएगा, ये टेबल का केस है तो ये, चेयर्स का सर्कुलर वेज में आदमियों को बिठाना तो ये, लेकिन गार्लैंड का मतलब समझते हैं ना, माला, माला समझते हैं, माला है या नेकलेस है, नेकलेस में मोतियां, तो उसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट सेम होते हैं इन केस ऑफ गार्लैंड एंड नेकलेस। तो उस केस में ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। किन केसेस में, जिनमें माला जैसे होते हैं, नेकलेस हो गया, गार्लैंड हो गया, इनमें ये फॉर्मूला वैलिड नहीं है। जैसे टेबल के अराउंड बिठाना है, चेयर्स पे बिठाना है तो वैलिड है, ठीक है। तो इसीलिए हमने लिखवा दिया एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट और क्लॉकवाइज अरेंजमेंट डिफरेंट होना चाहिए, मतलब चेयर के हिसाब से बैठना चाहिए। चले, तो इतनी बात तो बेसिक फंडामेंटल हमें इतना समझ में आ गया कि भाई लीनियर अरेंजमेंट 10 लोगों का कितनी तरीके से कर सकते हैं, 10 फैक्टोरियल, और सर्कुलर अरेंजमेंट 9 फैक्टोरियल। भाई 10 में से 1 की कुर्बानी चली गई, 9 फैक्टोरियल। इतनी बात तो सबको समझ में आ गई। तो अब मेरी बात समझो, 1 इंडियन 4 अमेरिकन 5, उनका जोड़ा मिला के 10 को सर्कुलर टेबल के राउंड बिठाना है। कितनी तरीके से, 9 फैक्टोरियल। कितनी तरीके से, 10 है, 1 की कुर्बानी, बचे कितने, 9 फैक्टोरियल से हम इनको टोटल अरेंज कर सकते हैं। ये बना सैंपल स्पेस। अब हालांकि सैंपल स्पेस की जरूरत नहीं पड़ती कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, फिर भी हम लोगों ने चीजों को देखा या टोटल अरेंजमेंट कितने कर सकते हैं। आगे देखिएगा, देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उसको क्या मानते हैं, ए। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट इंडियन, जो इंडियन आदमी है वो इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, मतलब कि इंडियन पर्सन जो है वो अपनी वाइफ के बगल में बैठ रहा है, और कुछ तो नहीं है इसमें, है ना। तो इंडियन जो है, इंडियन मैन, इंडियन मैन इज सीटेड, बेटा प्लीज बातें नहीं, इंडियन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज, अपनी पत्नी के बगल में बैठेगा। इधर उधर बैठा तो साला पीट दिया जाएगा, और तो इधर उधर बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया। तो इसकी क्या निकालनी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि इंडियन आदमी अपनी बीबी के बगल में बैठे। आगे दिया हुआ, अरे यही तो है, दिया हुआ है, जो दिया होता है उसको क्या मानते हैं, बी। जो दिया हुआ है उसको मानते हैं बी। गिवन दैट अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज, अमेरिकन आदमी भी, अरे ये तो इनको देख देख के भी रंग बदल रहे हैं, है ना। ये बदल नहीं रहे हैं, ये बदल दे रही हैं। अमेरिकन, कहीं साले ये रसियन ना होते हैं। अमेरिकन मैन इज सीटेड एडजेसेंट टू हिज वाइफ, ऐसा हो गया। ओए बातें नहीं, क्या लिखा है, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो इंडियन आदमी है वो अपनी बीबी के बगल में बैठे, और दिया हुआ है अमेरिकन भी बगल में बैठे, किसके, अपनी अपनी वालों के। ये है। तो निकालना क्या है, ए बाई बी। ए बाई बी के लिए ए इंटरसेक्शन बी। तो हम सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का कॉमन, मतलब दोनों की बातों को फॉलो करेंगे।
इंडियन भी अपनी वाली के बगल और अमेरिकन्स भी अपनी वाली के बगल, मतलब दोनों की बातों को फॉलो करें। कितने पेयर्स हैं? कितने पेयर हैं? अब सुनिएगा मेरी बात बहुत ध्यान से। 5 पेयर हैं, तो हम 5 ही, जब पेयर एडजस्टेंट बिठाने होते हैं ना, तो हम उनको 5 ही मानते हैं। देखना, सुनना, 1 2 3 4 5। कितने लोग? 5। अरे 5 लोग। अब दिख कितने रहे? 5 है कितने? 10। अगल बगल, अरे बोलो भाई, ये अगल बगल अगल बगल अगल बगल अगल बगल, अब कितने दिख रहे हैं? 10। अब हो गए 10। हम एक काम करते हैं, इनको एक गठरी में बांध देते हैं, ये साले अलग ही ना हो पाए, तो एडजासेंट ही बैठेंगे। अरे बोलो भाई, इनको भी एक गठरी में, ये भी अलग, और मुस्कुरा नहीं है ऐसा कर, जब अलग अलग ना टुगेदर बैठे ना कोई, तो उनकी गठरी बनानी होती है, साले अलग ना हो पाए। तो ये इनको एक बोरे में बांध दिया, दोनों को, दोनों एक साथ हो गए। कभी अलग अलग बैठ पाएंगे? नहीं। ये कभी अलग अलग, इनकी अलग गठरी, इनकी बोरा में दोनों फिक्स, बोरा में दोनों फिक्स। हाँ पैर, समझते हो, इतना समझते हो पैक। अब कितने बोरे? इन 5 बोरों को किसके अराउंड बिठाना है? किसके? तो कितनी तरीके से? अरे कितनी तरीके से? 5 बोरों को टेबल के अराउंड बिठाना, तो 4 फैक्टोरियल, एक की तो कुर्बानी चलेगी, लेकिन इनटू बोरे के अंदर भी तो अरेंजमेंट होगा, आगे या पीछे बैठ सकता है, पीछे या आगे, अरे ऐसा एडजस्टमेंट हो सकता है ना। तो इस बोरे के अंदर कितने अरेंजमेंट? इस बोरे के अंदर, इस बोरे के अंदर, इस बोरे के अंदर, इस बोरे के अंदर। क्या यह बात सबको समझ में आई? इंडियन भी अपनी वाली के साथ और अमेरिकन भी अपनी वाली के साथ। लेकिन सुनिएगा, इसमें हमें बी भी निकालना पड़ेगा। अरे क्या निकालना पड़ेगा? बी क्या है? अमेरिकन अपनी वालों के साथ बैठे, मतलब इसमें बी में किसके ऊपर कंडीशन नहीं है? इंडियन वाले पेयर पर कंडीशन, वो खुला है। अरे वाले कहीं भी बैठ सकते, अरे बोरे में बंधे नहीं है, मेरी बात समझो। अमेरिकन वालों को बांध के रखना साले शैतान होते हैं, है ना। इंडियन वाले कोई दिक्कत नहीं, वो अपना मतलब समझते हैं, वो 7 फेरे वचन लेते हैं, उन वचन को फॉलो करते हैं, है ना, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी बात समझना, ये वचन फॉलो करने के बाद भी निकम्मे होते हैं, है ना, तुम नहीं बोलना है। तो अब सुनना, कंडीशन किस पे? अमेरिकन, अमेरिकन अमेरिकन अमेरिकन, ये इंडियन वाला पेयर है। इंडियन मेल, इंडियन फीमेल, ठीक है, ये खुला है, 2 बोरे में बंद। लेकिन ये जो अमेरिकन हैं, चारों पेयर्स बोरे में बंद, क्या कभी अलग हो पाएंगे? यही तो कंडीशन है, अमेरिकन अपनी अपनी वालों के साथ रहे, इंडियंस पे कोई कंडीशन। तो अब बताओ, अब अपने पास कितने लोग हैं? अरे कितने? 1 2, कहीं भी बैठ सकते हैं लोग, 3 4 5 6, कितने लोग? 6 लोगों को सर्कुलर टेबल के अराउंड बिठाना, तो कितनी वेज से? 5 फैक्टोरियल से, बोलो भाई। लेकिन इसमें अभी भी अरेंजमेंट हो रहा है, कितनी वेज से? 2 फैक्टोरियल से। इसमें नहीं हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। इसमें कितनी वेज से? 2 वेज से। इसमें कितनी वेज से? 2 वेज से। और इसमें भी 2 वेज से। तो अमेरिकन अपनी अपनी वालों के साथ रहे, ये हो गया। तो पूछा क्या गया था? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B, दैट इज इक्वल टू, इंटरसेक्शन कितना आया था?
4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितनी बार मल्टीप्लाई, कितनी बार, 5 बार। और बी में कितना है 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल कितनी बार मल्टीप्लाई, 4 बार। एक बार सॉल्व करके देखो, ये गया ऊपर 2, कितना बचा 2/, सी ऑप्शन आ रहा है पक्का, 2/5। क्या इसमें आपने लीनियर अरेंजमेंट भी सीख लिया? अरे बोलो भाई, थोड़ा थोड़ा आ गया। 10 लोगों को बिठाना है लीनियरली, कितनी वे से, 10 फैक्टोरियल से। 5 लोगों को बिठाना है 5 फैक्टोरियल से। सर्कुलर भी आ गया, 5 लोगों को टेबल के अराउंड बिठाना है 4 फैक्टोरियल से। 10 लोगों को बिठाना है 9 फैक्टोरियल से, है ना, ये भी सीख गए। और किसी को एक साथ रखना है तो उसको बोरे में बांध देना है, और जितने जितने लोगों को एक साथ रखना है उतने उतने बोरे बना लेने। ठीक है, आई होप ये प्रॉब्लम सबको समझ में आया होगा। थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं, बट मेरी कोशिश है कि जो भी प्रॉब्लम है उसमें कॉन्सेप्ट भी सीख लें, हर चीज सीख लें, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं 90% वाली जो चीजें हैं उनको पहले स्ट्रांग कर रहे हैं। रफ करें इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। तीसरे प्रॉब्लम को हम लोग लेते हैं। देखिए, ये आया हुआ जेई एडवांस का है, सुनिए, आया हुआ जेई एडवांस का है, बट ऐसे प्रॉब्लम्स मेंस में पूछे गए। जैसे ये अलग अलग 4 ऑप्शन है, ये दे दिया गया यूनियन निकालो, ये दे गया ये निकालो या ये निकालो, तो ये अलग अलग 4 क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के। ये ऑप्शन अलग है, ये ऑप्शन अलग है, और ये प्रॉब्लम मोर देन 1 ऑप्शन जेई एडवांस में था, एक से ज्यादा करेक्ट ऑप्शंस इसमें थे। बट आप ये सोचो, ये 4 क्वेश्चंस हैं जेई मेंस के, ऐसे प्रॉब्लम्स ही जेई मेंस में पूछे गए हैं कि आप ये बी वाला ऑप्शन निकाल दो, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, ये सब गिवन है, जेई मेंस का प्रॉब्लम हो गया। चलिए, ये वाला प्रॉब्लम बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि इस तरीके के प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे किए हैं, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स। फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे कर रखे हैं। आपको इसमें क्या दे रखा, px की वैल्यू कितनी है 1/3, x अपॉन y। यार x अपॉन y कंडीशनल है क्या? यार इसका मतलब क्या होता है, फॉर्मूला होता है। सारे प्रॉब्लम्स p के टर्म में है तो हम p के टर्म में फॉर्मूला लगाते हैं, p ऑफ x इंटरसेक्शन, अरे बोलो भाई y।
अपॉन में P ऑफ Y, एंड दिस इज इक्वल टू कितना, 1/2 दे रखा है, इतना दे रखा है। चलिए, तो एक इंफॉर्मेशन ये हो गई, एक और इंफॉर्मेशन ये दे रखी है, P ऑफ Y अपॉन X इक्वल टू 2/5। इसका मतलब होता है P ऑफ इन दोनों का कॉमन, चाहे तो Y इंटरसेक्शन X लिखे या X इंटरसेक्शन Y, बात बराबर है। आप X इंटरसेक्शन Y भी लिख सकते हैं और अपॉन में हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ X, एंड दिस इज इक्वल टू 2/5। ये ऐसा कुछ हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए, किससे किससे लग रहा है ये प्रॉब्लम? एक बच्चे से। हाँ, कैसे करोगे? इसमें पी वाई कैसे निकालोगे? पी वाई इससे नहीं आएगा, पहले तो ये कैलकुलेशन करोगे, पहले इसको कैलकुलेट करोगे तो इंटरसेक्शन आएगा, तब पी वाई आएगा। अरे आसान है, देखो इधर पी, हाँ यहां से इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। सुनेगा, पी एक्स कितना है, 1/3 यहां रखा, इसको इधर उचका दिया, तो P ऑफ X इंटरसेक्शन Y, ये PX इधर गया, 1/3 इंटू दिस कितना, 2/15। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है इंटरसेक्शन वाला कोई है? ये गलत हो गया। अरे ये ऑप्शन गलत हो गया कि नहीं? हमने इंटरसेक्शन निकाला, आया कितना, 2/15। इसने क्या लिख रखा है? अब यार इस वाले में आ जाए, इंटरसेक्शन 2/15 रखा और अपॉन में PY, और बातें नहीं यार, इस जगह से क्या PY आ जाएगा? PY इज 4/, ऐसा PY वाला ऑप्शन है क्या? ऐसा ऑप्शन है, पहला करेक्ट हो गया। मोर देन वन ऑप्शन है तो सारे देखने पड़ेंगे। तो अभी हम लोग देखें, यूनियन निकालना है, इसको सी वाले को देखो यार, यूनियन का फॉर्मूला क्या होता है, PX प्लस PY माइनस इंटरसेक्शन। अरे ये तो इतना तो आता होगा ना सेट थ्योरी। PX कितना है, 1/3, PY कितना है, 4/15, इंटरसेक्शन कितना आया, 2/15, रिजल्ट इज 7/15। मैच कर रहा है क्या ऑप्शन? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो सी गलत हो गया। अब बचा कौन सा? कौन सा? बी वाला बच रहा है। तो बी वाला देखते हैं भाई, बी वाला क्या है, एक्स डैश की निकालनी है और वाई गिवन है। एक्स डैश की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, मुस्कुराए तो बहुत काटेंगे। एक्स डैश की प्रोबेबिलिटी निकालनी और क्या गिवन है, वाई। तो इसमें सीधी सीधी बात है, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार इंटरसेक्शन वाई निकालना है और अपॉन पी वाई। क्या पी वाई पता है मुझे? बस केवल ये चाहिए। इसका मतलब वाई प्रेजेंट है लेकिन एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो वेन डायग्राम से यदि हम लोग देखें, ये एक्स सेट है और ये आपका वाई सेट है, तो हमने कहा वाई प्रेजेंट है लेकिन वहां एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो इतना ये सैडेड पोर्शन है। ये पोर्शन वो पोर्शन है जहां वाई है लेकिन कौन मिसिंग है, एक्स मिसिंग है। आप देखें ये पोर्शन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहां एक्स और वाई दोनों नहीं है। इस पोर्शन में एक्स और वाई दोनों है, इसमें एक्स है वाई नहीं है। इन्होंने कहा एक्स नहीं वाई हो, तो क्या ये वाला सैडेड पोर्शन समझ में आ रहा है? और यदि ये इतना निकालना तो वाई वाले गोले से इंटरसेक्शन भगा दें। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पी वाई से
इंटरसेक्शन क्या कर दे, रिमूव कर दे। इतना थोड़ा सा सेट थ्योरी आपको आनी चाहिए। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए। पी वाई हम लोगों ने निकाल रखा है 4/15, इंटरसेक्शन हम लोगों ने 2/15 निकाल रखा है। रिजल्ट इज 1/2। मींस कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी ऑप्शन भी करेक्ट हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये प्रॉब्लम्स आप इनको मान लो, ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जेईई मेंस के। रफ करें इनको। चलिए चौथे प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। जेईई एडवांस 2012। अब इस वाले में मैं आपको बता देता हूं आप कौन कौन से ना करें। इंडिपेंडेंट अभी आपने पढ़ा नहीं है, बट कंडीशनल वाला यूज करके ए और डी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। आप बी और डी को चेक ना करें, इंडिपेंडेंट में यही सेम प्रॉब्लम करा देंगे, वहां बी और सी भी हो जाएगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में बीसी भी आ जाएगा। आपको सिखा देंगे इसको बीसी कैसे सॉल्व करेंगे। क्या ए ऑप्शन डी ऑप्शन चेक किया जा सकता है आसानी से? सॉल्व कर लेते हैं यार इसको। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना दे रखा है? ये इक्वल टू होगा, यहां इक्वल टू 1/6, इक्वल टू 1/6 दे रखा है। x अपॉन वाई दे रखा है। x अपॉन वाई का फॉर्मूला मुझे पता है। x अपॉन वाई का होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/6। सीधे लिख दिया p ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब फॉर्मूला लिखने की जरूरत थोड़ी नहीं, अपॉन में py इक्वल टू 1/2। इस जगह से आएगी p ऑफ y की वैल्यू कितना है, 1/, कितना आ गया 1/3। चलिए अब दूसरी एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है p ऑफ y/x। यार इसका फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। अब इंटरसेक्शन पता है मुझे 1/6 और नीचे x गिवन है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 1/3। तो px की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। px पता, py पता, क्या चाहिए यूनियन। इंटरसेक्शन भी पता है, अरे यूनियन आ जाएगा कि नहीं, x यूनियन y। अब बोलो कि फॉर्मूला लिखना चाहिए क्या, px की वैल्यू कितनी 1/2, py की वैल्यू कितनी 1/3, इंटरसेक्शन की कितनी 1/6। रिजल्ट इज कितना, ऑप्शन करेक्ट है क्या? तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए वाला। अरे डी निकाल सकते हैं, अभी सिखाया y है x नहीं है। अरे अभी सिखाया ना, प्रोबेबिलिटी
x नहीं है y है, यह निकालना है। इसका मतलब है, सर्कल बनाइए आप, तो y हो x ना हो, इसका मतलब y वाले से x और y का इंटरसेक्शन भगा दीजिए। तो y वाला कितना है भाई? 1/3। इंटरसेक्शन वाला कितना है? 1/6। तो कितना आया बेटा? 1/। तो डी वाला ऑप्शन गलत हो गया क्या? डी वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो अभी हमने देखा है ए और डी, आगे चल के देखेंगे बी और सी, मतलब बी सी हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो अभी इतना ही रखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, आसान है। सिखा दें बीसी? तुमसे बीसी कर रहा है? हम तुम्हारा चश्मा उतार देंगे, उसको डिस्टर्ब किया तुमने वाले ना। हाँ, इतना सीधा बच्चा है तुम लोग, उसको दिल का साफ है, तुरंत बोल देता है जिससे जो बोलना है उसको, भले ही एक्सेप्ट ना हो। आगे बढ़ा जाए इसमें, है ना? नोट हो गया सभी का? तो 4 प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं। चलते हैं 5वीं प्रॉब्लम पे। ये जेई मेंस का 2025 जेई मेंस का आया हुआ प्रॉब्लम है। बात है नहीं बेटा? आपस में डिस्कस नहीं बेटा। चलिए इस वाली प्रॉब्लम का डिस्कशन करते हैं हम लोग। ए एंड बी, ए और बी 2 इवेंट्स हैं, इनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है। ए बाई बी, बी बाई ए, ए बाई बी, बी बाई ए की प्रोबेबिलिटी इनके रूट्स हैं। तो हम सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर दें, तो इनके रूट्स आ जाएंगे। तो हम इनको सॉल्व करके देखें तो 12x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 1, और जैसे ही सॉल्व किया x की 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू 1/4 और 1/3, 1/4 और 1/3।
यार एक चीज इसमें ये नहीं दे रखा किसकी वैल्यू 1/4 और किसकी वैल्यू 1/3, तो हम किसी को भी मान लेंगे। अब जेई मेंस में आया, उसमें भी नहीं लिखा था, उसमें भी नहीं लिखा था, तो हम एक बार मान के चलते हैं पहले वाले की वैल्यू P ऑफ A/B, आप चाहे तो 1/4 मान ले या 1/3, आपकी मर्जी है। और P ऑफ B/A की वैल्यू, P ऑफ B/A की जो वैल्यू है वो आपकी 1/3। यार A इंटरसेक्शन B गिवन है, इसमें रख देंगे, क्या PB निकल के आ जाएगा? अरे बोलो भाई, अरे ये लिखा P ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB, A इंटरसेक्शन B की जगह 0.1 रखोगे, PB की वैल्यू कितना? 0.4 पक्का, 0.4। और यहां A इंटरसेक्शन B की पता अपॉन PA, PA आ जाएगा आपका 0.3, तो ये 0.3 हो गया PA और PB हो गया 0.4। अब आपसे कहा गया इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले तो यदि हम देखें P ऑफ A डैश यूनियन B डैश, यार आपने पढ़ा होगा डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा होगा। डी मॉर्गन्स लॉ में P ऑफ क्या हो जाएगा यूनियन की जगह, और पूरे का क्या हो जाएगा, पूरे का, और किसी पूरे का कॉम्प्लीमेंट का। जैसे हम आपसे बोले यार Px, इतना तो फंडामेंटल 10th में भी पढ़ रहे थे, और Px बार दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम, तो x बार की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस x की प्रोबेबिलिटी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो A इंटरसेक्शन B की वैल्यू 0.1, तो ये क्या बचेगा 0.9। तो ऊपर वाले की तो वैल्यू निकाल ली, सेम तरीके से डिनोमिनेटर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डिनोमिनेटर वाले की वैल्यू P ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, अगेन लगाया डी मॉर्गन्स लॉ, तो P ऑफ A यूनियन B का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन की जगह यूनियन, पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो ये बनेगा 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B बनेगा। यार A यूनियन B तो लिख सकते हैं हम, A की प्रोबेबिलिटी कितनी 0.3, B की कितनी 0.4, इंटरसेक्शन की कितनी 0.1, तो ये कितना बना 0.4 पक्का। अब ये रेशियो निकालना था P ऑफ आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए, रिजल्ट इज 9/4, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बातें नहीं आपस में, सेम ही आएगा, तभी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आपस में थोड़ी बहुत इंटरचेंज हो जाएंगी वैल्यूज यूनियन और उसमें, बट ये वैल्यूज सेम आती, ए और बी में बस चेंज हो जाता और उससे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं इनके आंसर पर। नोट हो गया सभी का? चलिए तो इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। आपस में बातें नहीं, ये भी आपका PYQ है, अब पता नहीं किस साल आया है बट आया है ये।
यार ऐसा प्रॉब्लम तो एनसीईआरटी में भी सेम था लगभग, और ये पीवाईक्यू है, जेई मेंस का पीवाईक्यू है। बेटा आपस में बातें नहीं, चलिए इनको सॉल्व करते हैं हम लोग। कितनी डाइस थ्रो की गई हैं, या 2 डाइसेस थ्रो करेंगे तो सैंपल स्पेस में कितने ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे? 1,1 से लेकर के 6,6, मतलब 36। ओए, टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर होंगे? 36 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। आगे लिखा है इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? सम ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन 2 डाइस इज 11। मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है उसको क्या मानते हैं? ए। क्या दे रखा है? दोनों नंबर्स का जो सम है, सम क्या है? तो यार ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर हो, ऐसे कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर होते हैं जिनका सम 11 होता है? तो ए वाले में 5 और 6 और 6 और 5, और कोई ऑर्डर पेयर? हम तुमको 6 बना देंगे। 6 6 मिलके कितना होता है? 12 होता है। होए, और कभी 11 बन रहा है? पक्का? चलो भाई आगे। 5 अपीयर ऑन फर्स्ट, 5 अपीयर ऑन फर्स्ट, मतलब फर्स्ट डाई पर क्या है? 5 है। तो फर्स्ट डाई पर 5 आ जाए, मतलब 5,1, फिर 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6। ऐसे कितने ऑर्डर्ड पेयर बने? और किसी में फर्स्ट पे 5 नहीं आएगा। अब आपसे ये पूछा गया यार प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बताओ, तो ऊपर इंटरसेक्शन लिखोगे। यार इसके इंटरसेक्शन में कौन कौन आएगा? क्या केवल एक ही प्राणी आएगा? कौन आएगा? 5,6 वाला ऑर्डर पेयर, और कोई नहीं आएगा। अच्छा बी में कितने हैं? तो कॉमन में कितने? 1, और बी में कितने? 6। टोटल आंसर इज 1/6। बेटा ये चार्जर हटाओ तुम अपना, अंदर रखो बैग के, नोट कर ले इसको स्पीड में। पासल लूडो खेलो, लूडो लूडो खेलो, उसमें 8 आता है, समझ गए? हो गया भाई, आगे बढ़ा जाए। आपस में बातें नहीं।
E1 E2 दो इवेंट है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज दे रखी E1 बाई E2, E2 बाई E1। अरे हो जाएंगे, चारों ऑप्शन आपसे हो जाएंगे। आप देखें किस तरीके के जेईई मेंस के प्रॉब्लम पूछे गए हैं कंडीशनल पर बेस्ड। इंटरसेक्शन दे रखा है आपको, E1 और E2 का इंटरसेक्शन आपको दे रखा है। E1 इंटरसेक्शन E2 दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है 1/8। E1 बाई E2 दे रखा है, E1 बाई E2, इसकी वैल्यू आपकी है 1/2 और इसमें इंटरसेक्शन पटक देंगे तो E2 आ जाएगा। इंटरसेक्शन रख देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, E2 की। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ रहा है, 1/E2 की 1/4 और E2 बाई E1 गिवन है, E2 बाई E1, E2 बाई E1 की वैल्यू गिवन है 3/4। इंटरसेक्शन ऊपर होगा, उसकी वैल्यू पता है, E की प्रोबेबिलिटी यहां से आ जाएगी, E की पक्का 1/6। E पता, E1 पता, E2 पता, इंटरसेक्शन पता। यूनियन का कहीं यूज किया गया है क्या, इस वाले में यूज होगा, निकाल लेते यूनियन। E1 यूनियन E2, E1 यूनियन E2 निकाल लीजिए। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/6, E2 की 1/4, इंटरसेक्शन की 1/8, कितना आया 7/24। चलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन देखते भाई, क्या फर्स्ट वाला ऑप्शन E1 इंटरसेक्शन E2 की वैल्यू कितनी थी 1/8, E1 की 1/6 और ये 1/4, ये बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है बिल्कुल। दूसरा वाला ऑप्शन निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 का कॉम्प्लीमेंट, तो इसको यूनियन में कन्वर्ट कर देंगे, E1 यूनियन E2 और इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट, और 1 माइनस यूनियन कर देंगे क्या, कितना आ जाएगा इसमें 17/24। और E डैश का निकाल सकते हैं, यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, इसकी वैल्यू तो आ गई 17/24, E डैश का मतलब 1 माइनस, तो ये 5/6 इंटू E2 का मतलब 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4। अरे E2 डैश, अच्छा E2 डैश नहीं है, केवल E2 लिखा हुआ है। E2 की वैल्यू 1/4 क्या इक्वल है, नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। थर्ड वाले में E1 प्रेजेंट है बट E2 प्रेजेंट नहीं है, तो E1 प्रेजेंट है, E1 प्रेजेंट है, E2 प्रेजेंट नहीं है, तो इसका फॉर्मूला आपको पता है कि भाई E1 वाले से इंटरसेक्शन को भगा दीजिए, E1 वाले से इंटरसेक्शन वैल्यूज रख दीजिए, रिजल्ट कितना आया 1/24, कैलकुलेशन करके देख लो, तो ये 1/24 आया और इस जगह पर E1 की वैल्यू 1/6 और ये 1/4। जेईई मेंस का है तो सिंगल ऑप्शन ही करेक्ट होगा,
तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। अच्छा डी निकाल सकते हैं हम लोग, डी वाले में कुछ है नहीं भाई, E2 वाले से कॉमन भगा दीजिए। देखिए कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं कंडीशनल के जिनमें इंडिपेंडेंट इवेंट्स का यूज किया गया है, तो वो प्रॉब्लम्स हम लोग इंडिपेंडेंट वाले में करेंगे। रफ करें इसको। आपको इसमें प्रोबेबिलिटी दे रखी किसकी, ए की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 1/3, बी की 1/5, यूनियन की 1/2। इतनी सारी बातें आपको दे रखी हैं और आपको इसमें इनकी वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं, इसको यदि कैलकुलेट करना है P ऑफ A बाई B डैश, P ऑफ A बाई B डैश, A बाई B डैश को फाइंड करना है, तो हम इसको लिखेंगे किसकी प्रोबेबिलिटी ऊपर, A इंटरसेक्शन B डैश और अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B डैश। तो हम PA से PA डैश निकाल सकते हैं, कितना आएगा 2/3, और PB से PB डैश निकाल सकते हैं, कितना आएगा 4/5, और यूनियन की मदद से इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B कितना आएगा 1/30, 1/30। अरे PA पता है, PB पता है, यूनियन पता है, तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इसमें वैल्यूज रखनी बस, यदि इसकी वैल्यू निकालें तो इसका मतलब है A प्रेजेंट है, B प्रेजेंट नहीं है, तो A वाले से A और B का इंटरसेक्शन भगा दिया जाए, A और B का इंटरसेक्शन, और नीचे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, या B डैश की तो वैल्यू निकाली ली हम लोगों ने, तो B डैश, आप इसमें वैल्यूज रख दीजिए, रिजल्ट इज, इसकी वैल्यू नहीं, इस वाले की केवल 3/8, PA पता, इंटरसेक्शन पता, B डैश पता, इसकी पूरे की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा दूसरे वाले की A डैश बाई B, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्रेजेंट नहीं है, B प्रेजेंट है, अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसका मतलब B प्रेजेंट है, A प्रेजेंट नहीं, तो B सर्कल से कॉमन को भगा दीजिए, तो B सर्कल से हम कॉमन वाले को भगा दें,
ऐसा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स जेई मेंस में यही वाला रिपीट हो रहा है ना, तो ये तो आपका आई थिंक 2022 का जेई मेंस का प्रॉब्लम है, 2022 का है, 2022 का। इसकी वैल्यू 5/6, तो दोनों का सम 3/8 प्लस 5/6, 29/24। कंडीशनल में हमने इतने प्रॉब्लम करा दिए, जेई मेंस टाइप का क्वेश्चन आया तो कर ले जाएंगे आप आसानी से। इस तरीके के यदि प्रॉब्लम्स और ऐसे ही प्रॉब्लम बार बार पूछे भी गए हैं। बस एक प्रॉब्लम वो आया था, थोड़ा सा परमुटेशंस का यूज हुआ, सर्कुलर परमुटेशन का, जिसमें इंडियन और अमेरिकन थे। वो नोट हो गया सभी का? चले भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें कैलकुलेशन तो आप लोग कर ही सकते हैं इसमें। ये भी आपका जेई मेंस का पीवाईक्यू, मैं इसमें थोड़ा सा समझा देता हूं। ये ऑप्शंस लिखे हुए हैं। ये पहला ऑप्शन है ए, बोथ S1 S2 आर ट्रू। ये दूसरा ऑप्शन है, बोथ S1 और S2 आपके फॉल्स हैं। थर्ड ऑप्शन है ये, और चौथा ऑप्शन है ये। चार ऑप्शंस इसमें लिखे हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आई होप कि आप लोग इनको इजिली सॉल्व कर सकते हैं। S1 का मतलब है इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 है, ये S1 स्टेटमेंट है। S2 स्टेटमेंट है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या? हम लोगों ने इस तरीके का प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया है। S1 और S2 की वैल्यूज निकाल सकते हैं, निकाले भाई फास्ट। आप देखें लगभग एक तरीके का ये प्रॉब्लम रिपीट हुआ है। ये भी आपका 2022 का जेई मेंस का प्रॉब्लम है, 2022 का जेई मेंस का आया हुआ प्रॉब्लम। आप इसमें पी ए निकाल लीजिए, पी बी निकालिए, इंटरसेक्शन पता है, और इसमें यूनियन निकालना पड़ेगा, यूनियन, क्योंकि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है। कैलकुलेशन कर सकते हैं आसानी से। ऑप्शन भी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यह भी बता सकते हैं। बस प्रॉब्लम लिख लीजिए, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं। S1 और S2 को निकाल लीजिए, उनकी वैल्यूज ठीक है। ऑप्शन नहीं छापना कि S1 ये है S2 ये है, क्या लेना देना ऑप्शन से, ऑप्शन तो हो ही जाएगा। ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है? 5/18। बी की 7/9। यूनियन की, इंटरसेक्शन पता है आपको, ए पता, बी आ गया, यूनियन आ जाएगा 17/18। बार बार वही सेम कैलकुलेशन नहीं करेंगे आप, बस आप अपने से कैलकुलेट करें। फर्स्ट स्टेटमेंट, इसमें इन्होंने कहा बी नहीं, यूनियन का एक टर्म में है भाई, ये तो थोड़ा सा अलग है। ए डैश यूनियन बी है, ये ऐसा नहीं किया हम लोगों ने अभी तक। ए डैश यूनियन बी टाइप का कहां किया? इसको करना है ए डैश यूनियन बी, मतलब जो ए में नहीं है वो भी लेना है, और जो बी में है वो भी लेना है।
चलिए इसका मैं फॉर्मूला बना देता हूं। यदि फॉर्मूला आपको बनाना है, ये ए वाला सर्कल है, ये आपका बी वाला सर्कल है। इन्होंने कहा बी वाला तो लेना ही लेना है, बी का तो यूनियन लेना है, तो बी वाला लेना है, तो ये बी वाला सर्कल है, तो बी वाला तो पूरा का पूरा ही लेना है। ये बी वाला तो पूरा हमने ले लिया। इसके बाद और किसको लेना है? ए डैश को भी लेना है। ए डैश मतलब जो ए में नहीं है। आप देखें ये कुछ एलिमेंट्स जो ए में नहीं है, मतलब इनको भी लेना है। जो ए में नहीं है उनको भी लेना है। यूनियन का मतलब होता है जो भी सेट लिखे हुए उनके एलिमेंट को लेना है। इन्होंने कहा भाई जो ए में नहीं उसको ले लीजिए, यूनियन ले रहे हैं, तो जो ए के बाहर वाला देखो सब पूरा ले लिया गया साइडेड पोर्शन में। फिर इन्होंने कहा बी वाला भी ले लीजिए, तो बी वाला पूरा सर्कल ले लिया। तो इस वाले को देखें तो पूरे में से हम इतना पोर्शन ये रिमूव कर दें, केवल कौन सा? ये वाला पोर्शन यदि पूरे से रिमूव कर दिया जाए, बोलो भाई पूरे का मतलब होता है, अरे पूरे का मतलब 1। भाई पूरे सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है? 1। और 1 में से हम किसको कर दें? भगा दें इस वाले पोर्शन को। और ये क्या है? ये पी ए प्रेजेंट है लेकिन बी प्रेजेंट नहीं है। क्या इसी साइडेड पोर्शन को बोलेंगे? ये वो साइडेड पोर्शन है जो जिसमें ए तो है लेकिन बी नहीं है। आप देखें, आप इस पर ये पूरे का कॉम्प्लीमेंट ले लेते तो ए बनता, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाते, ये बी डैश और यूनियन की जगह इंटरसेक्शन। कौन सा लॉ? डी मॉर्गन्स लॉ लगाते, तो यही चीज बनती कि नहीं बनती? चलिए अब इस 1 माइनस, भाई पूरे का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 माइनस दिस। अब इसको तो निकाल सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस। अब ये इसको कैसे लिखेंगे? ए वाले सर्कल से इंटरसेक्शन भगा दीजिए, ए वाले से इंटरसेक्शन भगा दीजिए। अब ये रिजल्ट टोटल निकालिए, कितना आ रहा है? ये सही आ रहा है? नहीं आ रहा है? कैलकुलेट करके देखो। अरे इतना सॉल्व करना, कितना आ रहा है? 5/6 ही आ रहा है। कैलकुलेशन करके देख लो भाई। आप डी मॉर्गन्स लगा के भी डायरेक्टली लिख सकते थे इसको। हमने हालांकि वेन डायग्राम की मदद से फॉर्मूला बना लिया। चलिए दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा वाला तो यार हम लोगों ने निकाला अभी थोड़ी देर पहले। भाई इंटरसेक्शन है तो यूनियन, ए यूनियन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट क्या 1 से भगा दिया जाएगा? ए यूनियन बी निकाला है क्या? अरे बोलो भाई, 1 से 7/18 चला जाएगा, 1/18। क्या ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे, S1 और S2? तो ये थोड़ा सा ये नया है इस प्रॉब्लम में। और जब भी इस तरीके का प्रॉब्लम होगा तो हम किसकी मदद ले सकते हैं? वेन डायग्राम की। जितना उसमें लिखा हुआ है उतना लेना है, और टोटल का की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1। ये याद रखना है। पूरे सैंपल स्पेस की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो तो 1 ही होगी। आपस में बातें नहीं। नोट हो गया सभी का? तो कंडीशनल में जेईई मेंस में जैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं लगभग हम लोगों ने उतना प्रैक्टिस कर लिया है।
एक और देखते हैं, शायद एक प्रॉब्लम और है। बात है नहीं बेटा? ये तो कर सकते हैं सॉल्व आप लोग। चलिए इस वाले में देखें, अ डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, या 2 बार फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस में कितने प्राणी होते हैं? 36। 1,1 से लेकर के 6,6 तक ऐसे 36 ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। आगे लिखा द सम ऑफ द स्कोर अपीयरिंग ऑन द डाई इज ऑब्जर्व टू बी मल्टीपल ऑफ 4। जो सम है वो क्या है? 4 का मल्टीपल है। तो सम 0 तो हो ही नहीं सकता है, डाइस पे ऐसा सम 0 तो आता नहीं, 4 से ही शुरू होगा। तो इन्होंने कहा है कि एंड द सम इज मल्टीपल ऑफ 4। अच्छा, ये ऑब्जर्व किया गया, देखा गया है। तो यदि ये चीज देखी गई है, इसका मतलब गिवन है, उसके बाद इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। तो यहां पर हो गया सम इज मल्टीपल ऑफ 4, मतलब कौन कौन से प्राणी आ जाएंगे ए में? ए वाले में कौन कौन से आ जाएंगे? 4 कब बनेगा? 1 वाली लाइन में 1,3 और 3, और कभी 4 बनेगा 2,2 और कभी 4 बनेगा 2,6 में 4 नहीं बनेगा। अब 4 इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा। अब 4 का मल्टीपल लेना है तो 4 के आगे सम 8 बन सकता है। 8 कब बनेगा? 1 वाली लाइन में नहीं बनेगा। 2,6 और 6,2 में बनेगा। अच्छा, 3 वाले में भी बनेगा 3,5 और 5,3 और 4,4। इसके अलावा और कोई नहीं बनेगा। 4 हो गया, 8 हो गया, अभी सम 12 तक जाएगा तो वो 6,6। इसके अलावा क्या कोई 4 का मल्टीपल सम बनेगा? तो ये तो हो गया ए, नहीं ये हो गया बी। जो चीज गिवन है वो हो गई बी। अब ए जिसकी प्रोबेबिलिटी है निकालनी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट स्कोर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। 4 कम से कम क्या हो? एक बार। तो 1 वाली लाइन में मिलेगा 1,4, 2 वाली लाइन में मिलेगा 2,4, 3 वाली लाइन में मिलेगा 3,4, 4 वाली लाइन में तो सारे मिलेंगे 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, 4,6। कम से कम एक बार 4 हो। 5 वाली लाइन में 5,4, 6 वाली लाइन में 6,4। इसके अलावा कहीं 4 मिलेगा? अब मुझे ए बाई बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला लगेगा। सारे ऑर्डर्ड पेयर इक्वली लाइकली हैं। ए और बी में कॉमन कितने हैं?
सम इसमें 8 होना चाहिए है ना, तो सम कहां पर 8 आ रहा है, ये, और कहीं भी सम, तो कितने कॉमन इन दोनों में, एक। आप देखें केवल 4,4 एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर जो दोनों में कॉमन, अपॉन में बी में कितने एलिमेंट हैं, बी में रिजल्ट इज 1/9। क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे क्वेश्चंस आते हैं या पीवाईक्यूज कैसे आए हैं ये समझ में आया। लगभग हमने 2022 तक के जेईई मेंस के पीवाईक्यूज आपको करा दिए, बहुत सारे तो बहुत और भी रिपीटेड रहे हैं तो उनको नहीं लिया है, फिर भी इसमें भी रिपीटेड थे तो थोड़े बहुत 2-3 प्रॉब्लम ऐसे रिपीट हो गए। नोट कर लें इसको स्पीड में। तो लास्ट लेक्चर पे कंडीशनल का कॉन्सेप्ट सीखा था, देन अभी कंडीशनल के पीवाईक्यूज। अब इसमें एक थोड़ा सा चेंज है, कंडीशनल के कुछ ऐसे पीवाईक्यूज हैं जो इंडिपेंडेंट इवेंट के साथ मिक्स किए गए हैं, उनको हमने अभी नहीं कराया। तो अब इस तरीके के जो पीवाईक्यूज है वो इंडिपेंडेंट इवेंट वाले उसमें आएंगे। तो अब हम लोग इसमें शुरू करेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट। चलिए हेडिंग डालिएगा इंडिपेंडेंट इवेंट, रफ कर दे इसको बेटा, इसको कट करना बच्चा, नीचे स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टॉप रिकॉर्डिंग, और उधर हाँ नीचे वाला सेकंड वाला बेटा, सेकंड हाँ सेकंड वाले पे क्लिक करो। अरे लो मुझे लो।